Hello ladies and gentlemen, welcome to Mac for Motorcycles and this is another episode of From the Owners, जहाँ पे हमारे पास जो आज मोटरसाइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस में हमने बात करी है ना उस मोटरसाइकिल की, तो हर कोई नीचे आके उसमें लिखता है कि आपने ये वाले वीडियोस देखो, वो वाले वीडियोस देखो, आप इसको फालतू में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, किसी भी आपने एक फ्रेम के टूटने का वीडियो देखा है तो आप उसको जनरलाइज़ कर रहे हो। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मोटरसाइकिल कौन सी है। येस, द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो ये BS4 वर्जन है और BS6 में इतने सारे चेंजेस आए नहीं थे इससे पहले तक, अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आया उसमें, लेकिन मोर और लेस मोटरसाइकिल की जो फाउंडेशन है वो सेम ही है, तो कुछ चेंजेस हैं। तो ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आप पास लेके आए हो ना वो थोड़े लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल 2018 मॉडल है और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, इसमें जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितनी इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तक, वो सब हम जानेंगे ओनर से ही, तो हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और वो आई गेस बहुत ही रिलायबल सोर्स है जानने का किसी भी चीज़ को। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शिवा शर्मा, जिनकी मोटरसाइकिल है, तो उन्हीं से जानेंगे हम सारी चीज़ें। वेलकम टू मैक फॉर मोटरसाइकिल्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कब खरीदी थी ये मोटरसाइकिल, कितना टाइम हो चुका है और कितने किलोमीटर अभी तक चला लिया? देखिए, मेरे को इस बाइक को लिए हुए टाइम हो गया है। मैंने 2018 में ये बाइक खरीदी थी मई में, और अभी ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गया है टाइम लिए हुए। ये BS4 वर्जन था बट विदाउट ABS वाला वर्जन था। विदाउट ABS था। हाँ, ABS इसके कुछ शायद 2 या 3 महीने बाद आ गया था मार्केट में। तो ये हो गया 3 साल, और 3 साल में कितने किलोमीटर कवर कर लिया आपने इसके अभी? 3 साल में ऑलमोस्ट इसमें मैंने कर लिए हैं 50,000 के आसपास, 50,000 किलोमीटर्स हो गए हैं। अच्छा। एंड बट ओडो पे 20,000 के अराउंड है, क्योंकि एक बार मेरा मीटर चेंज हो चुका है कुछ फॉल्ट की वजह से। अच्छा। BS4 में ही ABS आ गया था। हाँ, एक मिनट मुझे तो बोलने तो दे भाई। तो जैसे 2018 में आपने खरीदी थी उस टाइम पे, उसके बाद आप कह रहे हो ABS आया, फिर BS6 भी आ गई, प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं तब से, तो आई गेस उस टाइम पर प्राइसेस का काफ़ी रीजनेबल रहा होगा। तो क्या जब मैंने ये लिया था मैं 2018 में, उस टाइम पे इसका जो मेरे को ऑन रोड पड़ा था वो मेरे को पड़ी थी ये 1,90,000 में ऑन रोड। ठीक है, 1,90,000 देहरादून में ऑन रोड। ठीक है। तो जब आपने उस टाइम ये खरीदी थी तो वैसे तो ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं 2018 के टाइम तक, तो आपने कोई और मोटरसाइकिल को भी कंसिडर किया था उस टाइम पे? क्योंकि एक्सपल्स जैसी मोटरसाइकिल्स तो उस टाइम थी नहीं अवेलेबल, वो बाद में लॉन्च हुई थी। तो उस टाइम इसके साथ आपने कौन सी मोटरसाइकिल शॉर्टलिस्ट की थी? देखिए, उस टाइम पे जब मैं ये बाइक का मतलब दिमाग में आइडिया आया था कि मतलब मेरे को ऐसे हिमालयन लेनी है, तो मेरे पास में एक तो BMW का था GS 310, क्योंकि वो भी नया नया आया था उस टाइम पे मार्केट में, और एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डोमिनार 400 पे चले जाऊँ। तो जैसे आपने बताया कि आपने 2 और शॉर्टलिस्ट कर रखी थी मोटरसाइकिल, जिसमें से एक GS भी थी, तो GS का तो ऑफ रोड से लोग काफ़ी ज़्यादा सिनोनिमस है कि मतलब GS है BMW की तो मतलब ऑफ रोड केपेबल है। तो आपने एक वो छोड़ के और एक हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है डोमिनार, जो रोड पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, तो वो सब छोड़ के आपने ये क्यों कंसिडर करी? आपके क्या रीज़न थे इसको कंसिडर करने के पीछे? एक्चुअली देखिए, डोमिनार तो ये है कि मतलब वो पूरा प्रॉपर ऑफ रोड भी नहीं है ज़्यादा, वो रोड फोकस्ड बाइक है, तो मतलब उसमें वो 50-50 वाला ऑप्शन नहीं आता, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है और सिटिंग पोस्चर भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और रही बात GS की, GS के सस्पेंशंस अच्छे हैं, सीट हाइट ठीक है, बट GS का एक तो जो है ना सर्विस का जो नेटवर्क है वो थोड़ा वीक है। अभी सिर्फ कुछ ही जगहों पे उसका सर्विस है, उस टाइम पे तो बहुत ही लिमिटेड उसमें था। तो मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी कि जिसका सर्विस मतलब कहीं पे भी नॉर्मली मिल जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो सर्विस के रिगार्डिंग। और रॉयल एनफील्ड के पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत शोरूम्स हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं, तो ईजिली कहीं पे भी मिल सकता है मेरे को इसका सर्विस, तो इसीलिए मैंने फिर रॉयल एनफील्ड की तरफ फोकस किया। अच्छा, तो मतलब आपको लगा कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा सूट करती है आपको? 100%। तो आपने रीज़न बता दिए। जैसे उसके बाद आपने जब मोटरसाइकिल खरीदी और इनिशियली जो आप ब्रेक इन करते हो अपनी मोटरसाइकिल का, फर्स्ट 1000 किलोमीटर होते हैं, जिसके बाद जनरली सर्विस होती है 500 से 1000 के बीच में, तो उस बीच में ऐसे कुछ इश्यूज़ आए थे इस मोटरसाइकिल में कि जो
नहीं आने चाहिए थे, या फिर एबनॉर्मल इशू कुछ रहा हो कि कुछ नट वट लूज़ होने के अलावा ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगी हो आपको इसमें? देखिए शुरू में ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। फर्स्ट सर्विस तक तो नहीं आया, 500 किलोमीटर पे इसका फर्स्ट सर्विस था, बट फर्स्ट सर्विस तक कुछ नहीं आया। बट सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस के बीच में थोड़ा कुछ इश्यूज आए थे इसमें। सबसे पहला तो पॉइंट ये था कि जब मैंने मई में ली थी तो उसके बाद में ये जुलाई के आसपास रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है और अपने उत्तराखंड के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसके पेट्रोल टैंक में पानी जाने लगा था। अच्छा, ठीक है, जबकि ये BS4 वर्जन है, बोलते हैं कि इसका बिल्कुल पेट्रोल टैंक एकदम सील्ड होता है, बट फिर भी पेट्रोल में पानी जाने लगा था। और रीज़न ये था कि जो उसका ओवरफ्लो का पाइप होता है, जो कैप से साइड में पानी जाता है, उसमें जहाँ पे वो पानी के लिए जो ओवरफ्लो का पाइप बनाते हैं, वो पाइप एक्चुअली चोक हो जाता है इसका। अच्छा। और टैंक के नीचे कहीं ना कहीं दबा रहता है वो, तो उसकी वजह से इसमें पानी जा रहा था। वो उन्होंने क्लीन कर दिया सर्विस सेंटर पे, जब मैं गया लेके क्लीन करके वापस लगा दिया। वो इशू फिर दोबारा आया। अच्छा। तो मैंने फिर उसका एक ही ऑप्शन सोचा कि वो ओवरफ्लो का जो पाइप है रबर का एक, उसको हटा के फेंक देते हैं, क्योंकि पानी वैसे भी बारिश में भीगती है, इंजन पे गिरता है, अगर नॉर्मली भी गिरेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने वो हटा दिया, उसके बाद से कोई वो पानी भरने वाला तो प्रॉब्लम आया नहीं आज तक। अच्छा। ठीक है। और एक प्रॉब्लम इसका ये आया था कि इसका जो पीछे जहाँ पे ECU इसका लगा हुआ है राइडर सीट के नीचे, और जहाँ पे इसके सारे के सारे रिलेज हैं और आपका इसकी जो फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ बॉक्स जो है, वो सब प्रॉपर तरीके से जहाँ पे लगे होने चाहिए वो लगे हुए नहीं थे। अच्छा। वो ऐसे ही रखे हुए थे। अच्छा। अब उनमें से किसी एक रिले, जो इसका पावर रिले होता है, उसका एक जो वायर है वो लूज़ हो गया। अच्छा। उस वायर के लूज़ होने की वजह से मैं जैसे ही बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जैसे ही मैं उसको थ्रॉटल देता हूँ चलने के लिए, तो बाइक बंद हो जा रहा था उसी टाइम पे। इसको सीधा सर्विस सेंटर लेके गया, जहाँ पे उन्होंने रिले वगैरह सब चेक किए, सब कुछ सही था। अच्छा। बट जब मैंने उनको बोला कि ये जो इसका जो सब चीज़ें हैं, उन्होंने वैसे तो रिले नए लगा दिए थे सब उसी टाइम पे, बट कोई भी ख़राब नहीं निकली चीज़, उन्होंने फिर भी रिले नए लगा दिए। बट फिर जब मैंने उनको बोला कि जो चीज़ें इसकी निकली हुई पड़ी हैं ऐसे बेकार से, इनको प्रॉपर लगा दो, तो जब वो उसको लगाने लगे, जब हमें एक वायर जो है उसमें लूज़ दिखाई दिया, जो बाहर निकला हुआ था आधा। अच्छा। तो भगाने के टाइम पे क्या हो रहा था कि हल्का भी वाइब्रेशन हो रहा था, तो वो पॉइंट अपना हट जाता था। अच्छा। तो उसकी वजह से, बट वो ठीक हो गया, उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये तो आपने बताया जो इशू आए थे इसके फर्स्ट सर्विस के अराउंड, जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो आए थे, लेकिन अब जैसे आपने इसको 50,000 किलोमीटर्स चला ली है, तो उस बीच में भी कुछ ऐसे इश्यूज आए इसमें जो एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल वेयर एंड टेयर में जिसको आप काउंट नहीं करोगे, रिलायबिलिटी इशू टाइप का कुछ? देखिए, एक तो इसका क्लच स्विच का मेरे को प्रॉब्लम आया है, ठीक है, और एक इसका शुरू में जो है गियर्स काफ़ी हार्ड थे। अच्छा, एक मिनट में क्लच जो आप बता रहे हैं स्विच का प्रॉब्लम आया, तो मतलब क्या इशू क्या आता है उससे? क्लच स्विच का प्रॉब्लम यह है कि बाइक आपका न्यूट्रल में स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। अच्छा। वो मैंने नया क्लच योक, क्लच लीवर और जो क्लच स्विच है वो भी नया डलवा दिया है, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम अभी भी वैसे के वैसे ही है। अच्छा। तो वो या तो क्लच का जो स्विच है या तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कंपनी में भी 2-3 बार दिखा दिया है, हर बार वो क्लीन कर देते हैं, ठीक है, चलने लग जाता है, कुछ दिन चलता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एक इसका जब मैंने शुरू में जब बाइक लिया था, तो इसका जो है क्लच थोड़ा सा हार्ड था और गियर्स भी थोड़ा हार्ड शिफ्ट होते थे। फिर मैंने उसके लिए जो है इसमें मतलब उसका क्लच वायर चेंज कर दिया था, दूसरा इन्हीं की कंपनी का एक दूसरा थंडरबर्ड जो बाइक आती है, उसी का क्लच वायर इसमें डाल दिया था। तो उससे मेरे एक तो क्लच भी काफ़ी स्मूथ हो गया है और प्लस गियर्स भी काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। अच्छा। तो एक दूसरा पॉइंट मेरा ये है इसमें जो प्रॉब्लम का आया था। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका जो पीछे का टायर है, रेयर टायर जो है इसका, अभी 50,000 में 5 टायर चेंज हो चुके हैं पीछे के। अभी भी वो शायद से 30% बचा हुआ है, जो 5th टायर है, मतलब अब चेंज होगा वो। 10,000 चला रहे हो एक टायर? हाँ, मतलब 9-10 हज़ार पे एक टायर इसका ख़राब हो जाता है। इतना तो सॉफ्ट कंपाउंड टायर चलते हैं परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल में। सॉफ्ट कंपाउंड नहीं है, मैंने शी8 यूज़ किया है इसमें, ठीक है, और मैंने इसमें वी रबर भी यूज़ किया है। वी रबर का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेकार था। अच्छा। वो तो आई थिंक से शायद 6,000 पे पूरा ख़त्म हो गया था। अच्छा। ठीक है, शी8 थोड़ा फिर भी चल जाता है। हाँ। अभी मैंने जो इसमें यूज़ किया है वो अपोलो किया है, तो अपोलो का भी मेरे को वही रेस्पॉन्स वही आया 9 से 10 हज़ार। तो शी8 भी इतना ही आता है आपका, तो इसका भी 9 से 10 हज़ार ही आया है। और एक इसका जो प्रॉब्लम आता है वो है इसका कॉन्सेप्ट का। मतलब अभी तक 50,000 किलोमीटर में जो मेरे कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, शायद से 8-10 कॉन्सेप्ट मैं अभी तक चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा। जिसमें कि 2 कॉन्सेप्ट तो मेरे 500,000 पे चेंज हो चुके हैं। अच्छा। तो वही एक इसका जो कॉन्सेप्ट का बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है इसका इतना फ्रीक्वेंटली? अगर ज़्यादा दिन आप जैसे खड़ी कर दो बाइक को, थोड़ा आप कम चलाते हो, अगर बाइक कभी कभी टूर्स पे ही यूज़ करते हो, तो कॉन्सेप्ट जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा।
एक चीज़ और, मैंने काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने सुना कि ऑफ रोड में लेके जाओ इसको तो इसका कॉन्सेप्ट भी लूज़ हो जाता है अगर आप थोड़ा अंड्यूलेशन में ज़्यादा चला रहे हो, प्रॉपर ऑफ रोड है। तो ऐसा सही में है या फिर वो भी सिर्फ मैं एक वीडियो देख के ही बोलता हूँ? नहीं, ऐसा भी है एक इसमें जो प्रॉब्लम है कि अगर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एडजस्ट किया हुआ है, टाइट है सही से, बोल्ट वगैरह हर चीज़ टाइट है इसकी, उसके बावजूद अगर हम थोड़ा ऑफ रोड जाते हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोड पे अगर हम कहीं पे निकल जाते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम से लूज़ हो जाता है। काफ़ी बार तो क्या है कि ऊपर वाला बोल्ट हाथ से लूज़ हो खुल जाता है, मतलब इतना लूज़ हो जाता है वो। तो सच बोल रहे हैं ये सारे चैनल देखते हैं जो अच्छे हिमालयन चलाते हैं, लेकिन ये वो बता रहे हैं जो इनके साथ हुआ है, क्योंकि ये उतने बड़े वो हैं नहीं, आप इतने बड़े बड़े राइड में उनके साथ नहीं होता होगा, लेकिन इनके साथ हो रहा है। उत्तराखंड में चलाने में दिक्कतें आ रही है मोटरसाइकिल में, है ना। तो अगला इशू में आते हैं हम लोग कि और क्या है, कुछ और अभी होगी लिस्ट कभी? अच्छा, एक दो पॉइंट और हैं कि एक तो इसका एग्जॉस्ट का है। अगर बाय चांस आपका बाइक ऑफ रोड या नॉर्मली भी अगर कहीं पे राइट साइड पे अगर गिर जाता है, नॉर्मली अगर खड़े खड़े भी आप कहीं पे गिरा देते हैं, बाइक को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे टच होता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है बीच में। अच्छा, या तो वो पीछे मफलर पे है या फिर आगे इंजन पे है। अच्छा, बीच में कोई भी उसका जो बेंड पाइप है, बेंड पाइप को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो उस वजह से क्या है, जब आपकी बाइक गिरती है, एग्जॉस्ट टच होने पे उसका आगे से बेंड पाइप लूज़ हो जाता है और उसकी आवाज़ फिर ख़राब हो जाती है। फिर उसको दोबारा से लूज़ करके वापस वहाँ से फिर दोबारा टाइट कराना पड़ता है। और हाँ, एक और इशू इसका ये है कि इसका जो मीटर है उसमें मेरे को थोड़ा एक प्रॉब्लम आई थी। इसका जो फ्यूल गेज था वो ठीक से नहीं बता रहा था, कभी वो हाफ टैंक दिखा रहा था, मतलब अगर पेट्रोल 100 रुपये का डलाया हुआ है, 1 लीटर पेट्रोल है, वो हाफ टैंक दिखाएगा। अच्छा, और अगर फुल टैंक है तो वो 0 दिखाएगा। अच्छा, तो ये फ्यूल गेज में एक इसका आया था, बट वो अंडर वारंटी था तो वो नॉर्मली चेंज हो गया, उसमें कोई फिर प्रॉब्लम आया नहीं है अभी तक। अच्छा, आपका पूरा मीटर ही चेंज हुआ है वारंटी में? हाँ, पूरा मीटर चेंज हुआ है उसमें, क्योंकि उसको रिपेयरेबल नहीं है, वो पूरा चेंज होगा। और वारंटी में रिपेयरेबल नहीं होता है इनके, मतलब रॉयल एनफील्ड में वो चेंज ही करते हैं पार्ट अगर कुछ ख़राब है आपका। अच्छा, चलो ये चीज़ सही है कि वारंटी में रिप्लेसमेंट है, रिपेयर नहीं है। लोगों ने सिनोनिमस नहीं बोल पाया भाई मैं। इसका सर्विस इंटरवल कितना है और कितनी फ्री सर्विसेज मिलती हैं आपको? देखिए, इसका जो सर्विस इंटरवल है, पहला सर्विस तो इसका 500 किलोमीटर पे था। अच्छा, बट उसके बाद में 5-5 हज़ार का इसका सर्विस इंटरवल है। पर उसमें भी एक पॉइंट है कि आपका 500 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस पे इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज होता है। उसके बाद में इंजन ऑयल आपका कंपनी की जो तरफ से है वो 10,000 पे होता है। अच्छा, सीधा 5,000 पे नहीं करते हो। अच्छा। इंजन ऑयल चेंज वो आपके ऊपर है कि डिपेंड करता है, आपको अगर कराना है तो आप करा सकते हो। तो मैंने तो करा ही दिया था। अच्छा, ठीक है। और इसका जो आपका सर्विस कॉस्ट आता है वो आपका फ्री सर्विस, 4 फ्री सर्विस मिलती है और सर्विस कॉस्ट उसमें लगभग ये मान के चलिए 1000 से 1500 के बीच में आता है। अच्छा, जो फ्री सर्विस है उसमें आपके 1000 से 1500 आता है जो फ्री सर्विस है। ठीक है। और जो पेड सर्विस है उसमें कितना लगता है? पेड में ये मान के चलिए आप 2 से 2,500 के आसपास बेसिक सर्विस आपकी आ जाती है, जो इसमें आपका सर्विस चार्ज और बाकी सब चीज़ें लगा के। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स अगर आपके कोई चेंज नहीं हो रहे हैं कोई मेजर, तो अगर विदाउट अगर आपका स्पेयर पार्ट्स हैं, अगर स्पेयर पार्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है तो बेसिक जो सर्विस मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 से 2,500 के बीच में आ जाती है। ठीक है। और वारंटी कितनी मिलती है इसमें, जो स्टैंडर्ड आती है, और अगर एक्सटेंड करवा सकते हो तो वो कितनी है, कितने किलोमीटर की है? देखिए, वारंटी इसमें मेरे को जो मिली थी वो 2 साल 30,000 किलोमीटर थी। अच्छा। और उस टाइम पे ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं कि एक्सटेंडेड वारंटी मतलब मिले, या कंपनी ने मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं अगर उस टाइम पे ऑप्शन कुछ होगा। बट अच्छा। जहाँ तक मुझे याद है कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम पे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसके फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम ना है, क्योंकि लोग मुझे यही कहते हैं कि आप फ्रेम के लिए बहुत बोलते हैं हिमालयन के। हाँ, फ्रेम के लिए बोलने वाला पॉइंट बनता है एक, क्योंकि देखिए रॉयल एनफील्ड में मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। वहाँ पे उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनके जो टीम है, सबके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो मैं कभी भी सर्विस के लिए नॉर्मली मिलने भी उनसे अगर जाता हूँ तो वो लोग वही है कि सबसे पहले यही चेक करते हैं कि शिवा भाई आपका जो फ्रेम है वो ठीक है ना, आपने चेक किया ना। और मैं खुद भी कभी टूर पे जाता हूँ, कहीं पे वीकेंड राइड्स पे भी जाता हूँ, तो बीच बीच में कभी भी रुकते हैं तो मैं इसका फ्रेम और स्विंग आर्म ये चेक करता हूँ, क्योंकि स्विंग आर्म में भी इससे पहले जो मॉडल था BS3 वाला, उसमें काफ़ी पॉइंट्स आए थे, काफ़ी बाइक्स आई थी जिनमें स्विंग आर्म टूटे थे। और फ्रेम का तो आया ही था BS4 वाले टाइम पे और BS3 में, तो मैं वो भी चेक करते रहता हूँ। बट थैंक गॉड अभी तक नहीं आया है, टचवुड। पर एक माइंड में रहता है डरना कि कहीं हो ना जाए, क्योंकि आपने देखा ही इसकी कोई श्योरिटी तो है नहीं कि नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि हो गई, लेकिन आपको फिर एक वो रहता ही है, एक कॉर्नर ना आपकी डर वाला कि कहीं टूर में जा रहे हो ऐसा हो गया, चलते चलते टूटना, तो फिर
काफ़ी दिक्कत है। हाँ देखिए, अगर चलते चलते अगर मैं कहीं ऑफ रोड पे हूँ और स्पीड मेरा मतलब 60-70 या मतलब अगर थोड़ा अच्छा पैच है 80 तक भी अगर स्पीड है ऑफ रोड में, और उस टाइम पे अगर फ्रेम या ऐसा कुछ टूट जाए तो बाइक का तो फ्रेम ही टूटेगा, बट जो राइडर है उसका क्या क्या टूटेगा ये नहीं पता। वही तो वो एक थोड़ा डर है। तो जैसे आपने 50,000 किलोमीटर चला ली है ये, तो इसमें आपका क्या क्या है? सिर्फ लॉन्ग राइड्स करी हैं आपने, या फिर सिर्फ वीकेंड राइड्स में जाते हो, या फिर कम्यूट भी करते हो? आपका क्या पर्पज़ है इस मोटरसाइकिल के यूजेज को लेके? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ टूर के लिए ही बाइक खरीदी है। काफ़ी बार मैंने इससे डेली कम्यूट भी किया है सिटी में, मतलब देहरादून के ट्रैफिक में, ठीक है, और वीकेंड राइड्स पे भी मोस्टली यही जाती है, और आपका टूर्स पे तो जाती है ये। अच्छा। तो मैंने तीनों ही तरह से इसको यूज़ किया है। अच्छा। तो तीनों ही तरह से मतलब ये मानिए कि मेरा एक्सपीरियंस सही था, बट थोड़ा ये है कि ट्रैफिक में काफ़ी बार ये होता है कि जो इसका इंजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा। मतलब इतना हीट हो जाता है इसका इंजन, इतना गर्म हो जाता है कि इसके जो टैपेट्स हैं उनकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं शुरू में जब नई नई बाइक ली थी, मैं उस टाइम पे काफ़ी एक ऐसे मतलब ट्रैफिक जैम में फंस गया था देहरादून के अंदर ही। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी बाइक। गर्मियों का ही टाइम था, सर्दियों में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट समर्स में, गर्मियों के टाइम पे आपको ये चीज़ आपको लगेगी। तो उस टाइम पे इसका टैपेट वगैरह की आवाज़ आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मतलब ओवर हीटिंग का इशू भी है ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो और समर वाला टाइम हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया कि आपका पर्पस क्या था, और आपका नेचर ऑफ राइडिंग क्या है? मतलब आपके इसको थोड़ा रफ चलाते हो, या फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाते हो बाइक के साथ कि कहीं कभी फ्रेम या किसी में दिक्कत ना आ जाए, या फिर चलाते हो उसको बिल्कुल रेकलेसली जैसे बनाई हुई है ऑफ रोड के लिए? नहीं, देखिए, मैं ऐसे कोई प्यार मोहब्बत वाला ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कहीं पे ब्रेकर आ गए तो मैं उसको 10 की स्पीड में उतारूंगा। वो जिस पर्पज़ के लिए बनी है मैं वैसे ही करता हूँ। अगर ब्रेकर्स हैं, आगे खड्डे हैं, मेरे को नहीं मतलब है। सस्पेंशन लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, मैं हार्ड कोर उसको चलाता हूँ पूरा, ठीक है। बट हाँ, सेफ साइड लेके चलता हूँ कि वो भी चेक करते रहता हूँ कि कहीं फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ये सब करते हुए मैं अपने ना चोट लगवा लूँ। तो शिवा कभी कभी ब्रेक लीवर घर पे ही छोड़ देते हैं जब इनको स्पीड ब्रेकर से कुदानी होती है, तो इनको ऐसा ना हो कि गलती से ब्रेक दबा दिए। तो उन्होंने इसकी रिलायबिलिटी चेक ऐसे करी है कि ब्रेक लीवर घर ही छोड़ देते थे, और फिर पैर रगड़ के रोकी है उन्होंने मोटरसाइकिल काफ़ी बार। अच्छा, तो आपने जैसे इसको हर तरीके से चला लिया, आपने ट्रैफिक में भी चला लिया इसको, लॉन्ग राइड पे भी चला लिया, थोड़ा वीकेंड राइड भी चला लिया आपने। माइलेज कितना दे रही है ये? मतलब अगर आप एक वैसे भी ट्रैफिक में कितना देती है, अगर कोई कम्यूट करना चाहे इस मोटरसाइकिल से, या फिर कोई लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहता है, और हाईवे पे तो फिर खिंचती है मोटरसाइकिल, तो एक बार ऐसा कुछ आइडिया कभी आपने मेजर किया हो कि कितना दे रही है एवरेज ही? देखिए, एवरेज एक्चुअली वही है कि जो लॉन्ग राइड्स वगैरह टूर करते हैं वो थोड़ा एवरेज को भी लेके चलते हैं, क्योंकि मेंटेन करके लेके चलना पड़ता है एक बजट को। हाँ। ठीक है। तो इसमें मेरा जो डेली कम्यूट में जो मेरा एवरेज अभी तक मैंने निकाला है वो 30 से 35 आया है। अच्छा। 30-35 के अराउंड। हाँ। ठीक है। बट अगर मैं लॉन्ग राइड्स की बात करूं तो लॉन्ग राइड्स पे इसमें अगर मैं हाईवेज़ या टारमैक ज़्यादा अगर है, ऑफ रोड थोड़ा कम है, हाँ। तो उस टाइम पे 35 से 40 एवरेज आराम से मैंने इसका निकाला है हाईवेज़ पे। हाँ जी। ठीक है, 35-40 तो एक अच्छा एवरेज है, क्योंकि क्रूज़ भी सही करती है। 100-120 पे तो क्रूज़ कर लेती है शायद ये। मतलब इतना बड़े इंजन के अकॉर्डिंग 410 सीसी का इंजन है, तो उसके अकॉर्डिंग 35 से 40 एवरेज काफ़ी अच्छा है। अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जैसे मैंने ये एक्सपल्स के टाइम पे भी पूछा था उनके ओनर से, क्योंकि जब कोई टूरिंग कर रहा होता है ना, तो उसको इतना ज़्यादा टॉप स्पीड से मतलब नहीं होता, वो ये सोचता है कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है मोटरसाइकिल की। तो जैसे मैंने देखा कि एक्सपल्स में मैंने चलाई भी है, तो उसका जो ये फिगर है ना, वो ऐसा है कि 90, 80, 90, 100 इसके बीच में वो थोड़ी इसके RPM सही रहता है और स्पीड अपनी मैक्सिमम निकालती है वो। तो हिमालयन का इंजन तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है जिसमें ये इंजन इसका स्ट्रेस नहीं रहता और स्पीड अच्छी आ रही होती है? देखिए, इसका जो एक एवरेज स्पीड है अगर हाईवेज़ पे अगर हम देखें तो वो भी वही है 70 to 100 के बीच में ही। अच्छा। ठीक है, इतना ही हम रख सकते हैं। अगर हम 100 से ऊपर जाते हैं तो इंजन पे फिर भी उतना स्ट्रेस नहीं आता जितना विंड ब्लास्ट आना लग जाता है इस पे। अच्छा। तो 100 से ऊपर जाने पे विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने तो अभी तक जो इसको मतलब मेरे जो अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट इसका जो एवरेज स्पीड है वो 80-90 या 70 to 80 मान लीजिए, या 90 ऐसे कुछ। अच्छा। पे किया है। हमने इतनी सारी बातें कर ली, आपने बता दिया इसमें चीज़ें क्या हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पॉइंट्स में पूछूं कि इसमें प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं,
तो एक बार पॉइंट्स में पहले आप प्रोज बता दो मुझे कि अगर कोई इसको खरीदेगा तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इसमें अच्छी अच्छी जो मिल रही हैं, जो ऑफ़र हो रही हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक तो इसका जो सीट हाइट है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मतलब कि जो अगर किसी का हाइट 5'5" है, अगर 5 फीट to 5 इंच, तो वो भी इसको मतलब इजीली चला सकता है। अच्छा। 5 फुट 5 इंच का बंदा भी। और अगर क्या बोलते हैं, कोई लंबा ठीक ठाक हाइट वाला है तो वो भी इसको इजीली चला सकता सबके लिए है। मतलब। हाँ, सीट हाइट इसका बेस्ट है तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये 50-50 है, मतलब 50% टारमैक भी अच्छा है, 50% ऑफ रोड भी अच्छा है। और अगर इसके कंपैरिजन में जो अगर किसी और अगर हम बाइक की बात करें तो वो 50-50 नहीं आती, वो या तो 70-80 रहती हैं या मतलब 60-40 ऐसे रहती हैं। बट ये 50-50 आपका टारमैक पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ऑफ रोड पे भी। और एक इसका पॉइंट और अच्छा ये है प्रोज में कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसके सेगमेंट की अगर कोई इसके कंपैरिजन में जो बाइक्स हैं उनसे बेटर है ग्राउंड क्लियरेंस इसका। अच्छा। और एक इसका जो सिटिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, ठीक है, काफ़ी कंफर्ट सीट्स हैं, इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और अपने प्राइस टैग में अभी इसके कंपैरिजन में और बाइक्स को अगर देखें तो अभी भी ये जो है अपने प्राइस टैग में, जितने प्राइस टैग में ये आ रही है उतने में ये काफ़ी कुछ मतलब बेटर दे रहे हैं। और इसका जो एक लास्ट मेरे को प्रोस लगा वो ये है कि लो एंड टॉर्क इसका काफ़ी अच्छा है। तो पहाड़ों में, मतलब मैं देहरादून में रहता हूँ तो मोस्टली मेरा घूमना हिमाचल और उत्तराखंड का ही है। तो पहाड़ों में मेरे को कहीं पे भी मतलब लो एंड टॉर्क पे कोई कमी नहीं लगी है अभी तक, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे कि आजकल एडवेंचर मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, उसमें आपने देखा होगा कि लो एंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब उसको आप अडेप्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, लेकिन जो एडवेंचर मोटरसाइकिल का कैरेक्टर होता है वो थोड़ा मिसिंग लगता है उसमें। तो एक वो चीज़ है जो आपको हिमालयन में मिलती है। इसके अपने कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो इसका एक प्रो ये भी है कि इसमें लो एंड मिलता है, क्योंकि मैंने चलाई है तो इसलिए मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये तो आपने बता दिया कि जो इसकी अच्छी वाली साइड है। जो इसकी डार्क साइड है, जो इसके कॉन्स हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं कि जो किसी को ये भी ध्यान में रखने चाहिए कि भाई हिमालयन लूँगा तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वही है कि अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक तो कॉन्सेप्ट का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर चेसिस इसका बेस्ट हो गया है, बेटर हो गया है, क्वालिटी अगर बेटर हो गई तो चेसिस वाला प्रॉब्लम सही हो सकता है। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इसके जो रिलायबिलिटी है, जो वेल्डिंग्स हैं, ये इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं है। और एक जो इसका पीछे वाला टायर है वो शायद इसके वेट की वजह से ज़्यादा घिसता है बहुत ज़्यादा। तो एक इसका पीछे का ये टायर का भी पॉइंट है कि जो मतलब थोड़ा सोच के राइडर को इसको ख़रीदना है। ठीक है, और एक इसका है कि इसका जो गियर बॉक्स है वो अभी वही टिपिकल रॉयल एनफील्ड वाला गियर बॉक्स है कि थोड़ा हार्ड गियर पड़ते हैं, मतलब उतना स्मूथनेस नहीं है गियर में। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक पॉइंट और है इसका, जो कि इसका वेट है। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो वेट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप ऑफ रोड पे कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कहीं पे कुछ ऐसे सेक्शन में आप फंस गए हैं जहाँ पे आपको नीचे अपना पैर रखना पड़े या कुछ ऊपर नीचे थोड़ा है ऊंचा नीचा, तो वहाँ पे वो जो इसका वेट है वो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बाइक गिर सकती है उस टाइम पे। तो बाइक अगर आपके पैर पे गिर जाए या कुछ तो वो उस टाइम पे इसका वेट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो अभी तक प्रोज एंड कॉन्स इन तो जैसे अब आपने इसके इतने सारे प्रोज बता दिए हैं, कॉन्स बता दिए हैं, तो आप किन लोगों को सजेस्ट करोगे मोटरसाइकिल? क्योंकि अब जो है, अब ऑप्शन भी है लोगों के पास। जब आपने खरीदी थी उस टाइम कोई ऑप्शन था नहीं। अब अफोर्डेबल किसी को लेनी है, ऑफ रोड सेंट्रिक लेनी है तो एक्सपल्स 200 है। किसी को हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए ऐसी मोटरसाइकिल्स तो उसमें अब एडवेंचर भी है, अब 250 भी आती है, उसमें 390 भी आती है, BMW भी आ चुकी है, उसका प्राइस भी कम हो चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि किन लोगों के लिए सेट है ये मोटरसाइकिल? देखिए, ये जो बाइक है ये उन लोगों के लिए है कि जिनको मतलब परफॉर्मेंस 50-50 चाहिए। मतलब कि हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है बट ऑफ रोड जाते हैं। और टारमैक भी मतलब हाईवेज पे टूर्स करते हैं बट ऐसा नहीं है कि भगानी है उनको, पूरा ऐसे परफॉर्मेंस चाहिए हाईवे वाली। तो ये उन लोगों के लिए जिनको 50-50 चाहिए। मेरे को 50-50 चाहिए था, मेरे लिए बेस्ट है ये बाइक। बट अगर किसी को हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए जो हाईवे पे उनको अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी स्पीड दे, तो उसके लिए एडवेंचर 390 है। थोड़ा महंगा है बट अच्छा है, स्पेसिफिक उसमें स्पेक्स अच्छे हैं, आपके जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है, स्पीड अच्छी आ जाती है। किसी को प्रॉपर ऑफ रोड ही चाहिए तो फिर उसमें एक्सपल्स आ जाती है। ठीक है, इससे कम है, सस्ते में है और पैसे भी बच जाएंगे। बट अगर किसी को, मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा या उन्हीं को प्रेफर करूंगा जो लोग थोड़ा 50-50 वाला चाहते हैं कि हमें 50-50 परफॉर्मेंस मिल जाए, तो ये उनके लिए बेस्ट है। इतने सारे इसमें जैसे कॉन्स थे, कुछ प्रोज भी हैं,
तो आप किसी को सजेस्ट करोगे कि किसी का बजट नहीं है अभी 2.5 लाख रुपए, तो उसको सेकेंड हैंड या फिर यूज मोटरसाइकिल में जाना चाहिए हिमालयन में? देखिए सेकंड हैंड बाइक में जा सकते हैं अगर अंडर वारंटी मिल रही है। अच्छा। और अंडर वारंटी अभी अगर बाइक मिलेगी तो आई थिंक से BS6 ही मिलेगा। तो अंडर वारंटी बाइक ही मैं सजेस्ट करूँगा, अगर किसी को सेकंड हैंड मिल रही है तो वो ले सकता है। क्योंकि जो अंडर वारंटी नहीं है बाइक्स, उसमें कुछ नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम रहा होगा या क्या प्रॉब्लम आया होगा, किस वजह से वो मतलब उसको जो उसका ऑनर है सेल कर रहा है, या उसमें आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं विदाउट अंडर वारंटी वाली बाइक को सजेस्ट नहीं करता किसी के लिए। और इसका एक जो BS3 वाला जो वर्जन है वो तो मतलब कोई बिल्कुल भी मत खरीदें। वो तो एक तरह से ये समझिए कि गले का सांप है वो। अच्छा। उसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे, कंपनी ने वो बंद ही कर दी थी। हाँ ठीक है। और मैं आपको एक सच में एक जेन्युइन स्टोरी बताता हूँ, लोगों को लगेगा फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्या पता, लेकिन हमारे एक फ्रेंड ने फर्स्ट लॉट में BS3 मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसमें इतने सारे इश्यूज़ आए थे ना, और वो उस टाइम हिमालयन की हाइप भी बहुत ज़्यादा हुई थी। एक तो नाम हिमालयन और बनी है हिमालयस में जाने के लिए, तो उन्होंने स्विच की थी एक दूसरी मोटरसाइकिल से। तो उन्होंने जब ये मोटरसाइकिल ख़रीदी ना, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आई, पहले बैच की गाड़ी, उसमें जितना वारंटी में सामान चेंज हुआ है ना, उसमें एक और हिमालयन तैयार हो जाती। अगर वो उनको वारंटी में सामान वापस पकड़ा देते ना, तो उन पर 2 हिमालयन हो जाती, इतना सामान चेंज हुआ था। तो बाद में उन्होंने किसी को बेची, वो भी किसी फॉरेनर को, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो पता हो गया था कि क्या क्या है हिमालयन में, लेकिन फॉरेनर्स थोड़ा बाहर से आते हैं, रॉयल इनफील्ड उनको लगता है कि बहुत पैसा है, तो वो तब जाके बेची उन्होंने, और अब वो दूसरी बाइक चला रहे हैं। तो इसमें सच में इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे। BS3 तो नहीं खरीदनी चाहिए किसी को भी। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर मौसम काफ़ी, मच्छर काफ़ी मिल रहा है हमको, और ये कड़ी चावल बन के तैयार है। तो मतलब जो आप पैसे बचाने की सोच रहे हो ना कि यूज्ड में आप पैसे बचा लोगे, तो बहुत कुछ बेचना पड़ जाएगा आपको उस मोटरसाइकिल को सही कराने के लिए। तो इससे अच्छा तो लोन ले लेना पहले ही, डाउन पेमेंट करके आप नई हिमालयन खरीद लो। एक चीज़ और, जैसे मैंने आपने बताया कि आप टूरिंग पे जाते हो, आपके पास हिमालयन भी है, तो ज़्यादातर आजकल मैं देख रहा हूँ कि हिमालयन शोरूम से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक्सेसरीज़ की शॉप पे चले जाती है, और उसमें सैडल बैग, 1 दर्जन आगे लाइट लगी रहती हैं, काफ़ी कुछ रहता है। आपकी मोटरसाइकिल में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप, मुझे लगता है कि वॉन्डरलस्ट है नहीं आपके अंदर इतना ज़्यादा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास, मैं शादियों वादियों का लाइट्स का काम नहीं लेता। अच्छा। शादियों वादियों में ना, तो लाइट्स वगैरह इसलिए लगाई नहीं है। अच्छा। ठीक है। और बाकी सामान ढोने का मेरा ऐसा कुछ काम है नहीं। अच्छा, आप अपना सामान ही लेके जाते हो इसमें? मैं सिर्फ अपना सामान लेके चलता हूँ, वो भी जितने दिन का राइडिंग है, जितना हल्का चलोगे उतना बेस्ट रहेगा। मैं ऐसे 1 महीने का राशन बांध के नहीं चलता अपने साथ में। खाना बदोश नहीं, आप नोमैडिक लाइफ नहीं है आपकी। तो वैसे आपने एक्सेसरीज़ क्या क्या लगाई हैं इसमें कुछ? हाँ, कुछ एसेसरीज़ हैं इसमें। एक तो मैंने इसमें अपना मोबाइल के लिए अपना फ़ोन होल्डर लगाया है। अच्छा। ठीक है, वो विद चार्जर वाला जो है, क्योंकि टूर्स के टाइम पे कई जगह पे है कि आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए। और फिर मैप नेविगेशन वगैरह अगर चलाना है। अच्छा। और एक जो है मैंने इसमें जो सबसे पहले नई बाइक में लगाया था, वो ये था कि इसमें लेग गार्ड। अच्छा। क्योंकि जो कंपनी का है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत और शायद कॉस्टिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो मैंने इसमें जो लगाया था वो जाना का था। अच्छा। और वो अभी तक वैसे के वैसे ही है। कितनी भी बार बाइक गिरी है, कुछ भी हुआ है, ऑफ रोड में पत्थरों से टकराई है साइड से लेग गार्ड वगैरह, बट वो लेग गार्ड वैसे के वैसे ही है, उसका हल्का फुल्का शेप भी चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अच्छा। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाना की वैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स की तारीफ सुनी है मैंने, और वो वैल्यू फॉर मनी भी है। तो अगर आपको सही में कुछ रिलायबल चीज़ चाहिए अपनी मोटरसाइकिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जाना जैसे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उस चीज़ के लिए। तो ठीक है, अब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, अच्छा बुरा कैसा क्या होता है सब कुछ बता दिया। तो अब आपने इतने टाइम चला ली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अगर मैं पूछूं आउट ऑफ 10 तो कितने मार्क्स दोगे आप अपने एक्सपीरियंस को? देखिए आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको मार्क्स दूं तो 7 मैं दूंगा इसको पॉइंट्स। अच्छा। क्योंकि ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, बट ठीक है। जो इसमें हमें मतलब परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस मिल रही है, जो हमें इसका डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन अच्छा है, इसका डिज़ाइन बढ़िया मिल रहा है, जो कंफर्ट चाहिए वो कंफर्ट मिल रहा है। जो 3 पॉइंट मैंने इसमें काटे हैं, जो कम किए हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं इसकी थोड़ा रिलायबिलिटी इशू, और थोड़ा सा पार्ट्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। हाँ। इन चीज़ों की वजह से। ओके, सो दिस वाज इट। इसमें जितने भी प्रोज थे, कॉन्स थे, फ्रेम में प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, वो सब कुछ आपने सुन लिया है अब ओनर से। तो उन्होंने जितना भी रिव्यू शेयर किया है ये जेन्युइन है, इनको मैंने कुछ पैसे वैसे नहीं दिए कि आज बोल देना कि फ्रेम टूटता है या नहीं टूटता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको सोच रहे हो कि हिमालयन ख़रीदनी है या हिमालयन बेटर है या नहीं है, या आपका कोई फ्रेंड सोच रहा है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है
तो या तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगा, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी मुझे इनबॉक्स करोगे तो मैं वहाँ पे भी आपको बता दूँगा। और इन केस आपको लगता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, स्टेज था, मैंने यहाँ पे बुराई करने के लिए बुलाया है इनको, तो आप डायरेक्ट इनके इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ की ट्रिप्स की हैं, कैसे टेरेन में मोटरसाइकिल चलाई है, जो हिमालयन भी चलाते हैं ये। और आपको कुछ पूछना होगा तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। हिमालयन अच्छी मोटरसाइकिल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो ऐसे जेन्युइन रिव्यूज़ और आते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स से। यहाँ पे जिन लोगों को डाउट है आपके फ्रेंड्स में या किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आप उनसे भी शेयर करेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू देम एज वेल एज़ मी, क्योंकि मुझे भी व्यूज़ मिल जाएंगे उससे। तो मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट। मच्छर बहुत है, अच्छा, मच्छर बहुत है। मच्छर बहुत थे भाई। एक बार ही सुन ले लास्ट वाला कि मैंने सब्सक्राइब बोल दिया, कॉमेंट